नमस्कार। थिंक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज इंग्लिश सब्जेक्ट पर हम बातचीत करेंगे और आप जानते हैं कि जो सीरीज चल रही है एसआई मेंस, शिक्षक भर्ती और छात्रावास अधीक्षक की, इस क्रम में आज जिस टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी वो है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हो सकता है आप में से बहुतों को ये बहुत अच्छे से आता हो आज की क्लास को। अगर ऐसा लगता है कि वॉइस आपका बहुत अच्छा है तो डबल स्पीड पे देखिए, जहां काम का हो पॉज करिए, आंसर्स टिक करिए, मुझसे मैच करिए और फिर अगर सारे आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है स्विच ऑफ द लाइट्स। पहले तो इस बात को समझें कि ये जो भी स्ट्रक्चर है ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मैं ऐसा फर्मली क्यों कह सकता हूं, दृढ़ता से ये बात क्यों कह रहा हूं, अब समझें इस बात को। यहां कहीं पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है और पैसिव का स्ट्रक्चर तभी डिसाइड होता है जब उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। तो पैसिव की पहचान ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर कुछ भी बना हो, इसमें मुझे वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है तो ये पैसिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो भी फॉर्म है ये एक्टिव का है। मेरे ख्याल से पहचान आपके समझ में आ रही होगी। अब ये थोड़ा सा स्पेशल केस मैंने सबसे पहले ले लिया है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने टेंस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते समय टेंस में कोई चेंज नहीं होता। सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है ना। तो टेंस से कोई खास रिलेशन नहीं है। अगर आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस पूरे सेशन को देख लेना, आपको बिना टेंस के वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। चलें इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। इस पूरे स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं। कैसा पार्ट है भाई? एक है ये और एक है ये। इसमें एक्शन हो रहा है, ये एक्शन वाला पार्ट है, और ये जिस वस्तु के साथ, जिस चीज के साथ एक्शन हो रहा है, तो इसे हम क्या देंगे? ठीक है जी, है ना। एक्शन, जो भी एक्शन को डिनोट करता है वो वर्ड होता है वर्ब। ये बात एकदम क्लियर है। यहां स्विच ऑफ अपने आप में फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। जब एक वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में आ जाए, एक नाउन और प्रीपोजिशन साथ में आ जाए और वर्ब का काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। मैं एक मेथड बता रहा हूं, उसको फॉलो करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। आइए, इसके दो हिस्से हो गए। दूसरा हिस्सा ड्रैग करो और इधर ले आओ और लिख दो द लाइट्स। ध्यान से देखना, दिमाग लगाना नहीं है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। ये पहला हिस्सा ड्रैग करो और इधर ले आओ। यहां लिख दिया स्विच ऑफ। ध्यान देना दोस्तों, लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार, पैसिव की पहचान है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है, तो मुझे इसे स्विच्ड लिखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर ये स्ट्रक्चर आपने ऐसा लिख लिया तो बात वहीं खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद आपको यहां पर लेट लगा देना है और यहां पर बी लगा देना है। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है सर। बात समझ गए क्या? एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने दिखा देता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसा, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। आप समझें, इसमें भी दो स्ट्रक्चर हैं। इस सवाल में भी दो स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रैग करो और पहले ले आओ। यहां पे लिख दो भैया विंडो। इसको ड्रैग करो, खींच के यहां ले आओ, ऐसा पकड़ो और खींच के यहां ले आओ। यहां लिख दो ओपन, लेकिन किसके साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। बस कुछ नहीं करना है। द विंडो था, यहां द अपन रहने देते हैं। ये दो स्पेस खाली है, इसमें क्या क्या डालना है याद करो। यहां मैंने कहा लेट द विंडो बी ओपन, आंसर है आपका। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां मैंने कहीं टेंस का जिक्र किया क्या आपसे? यहां कहीं मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर का जिक्र किया क्या? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। ये स्ट्रक्चर समझें आप। इस तरह के सवालों पर पकड़ होनी जरूरी है, तभी ग्रामर आपका बहुत स्ट्रांग होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। ये कैसा सवाल है भाई? ये जेरंड का सवाल, और जेरंड का मतलब होता है जब कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी मिलकर नाउन का काम करने लगते हैं तो हम उसे जेरंड कहते हैं। दिख रहा है ना, टेकिंग,
बिल्कुल ठीक। अब ऐसे स्ट्रक्चर में जब कभी भी आप फंस जाएं तो आपको एक याद रखना है, एक्टिव वॉइस का एक सिंपल सा फंडा है। एक्टिव से पैसिव बदलते समय क्या याद रखना पड़ता है भाई, जरा देख लें। मैं यहां पर पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर देता हूं, इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस स्ट्रक्चर को समझ लें। जब कभी एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता हो, पैसिव वॉइस में आपको इज, एम, आर दिखाई देगा। जब कभी एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई देता हो, पैसिव बनाते समय आपको वॉज या वर दिखाई देगा। जब कभी एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देता हो, पैसिव वॉइस बनाते समय बीन दिखाई देगा। और जब कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखाई देता हो तो आपको बीइंग दिखाई देगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, बीइंग दिखाई देगा। इस क्वेश्चन में भी आपको टेकिंग, जब जेरन का केस आता हो तो आपको ये केस अज्यूम करके चलना है, ये केस अज्यूम करके चलना है। इस स्ट्रक्चर के साथ एक बात और समझ लेते हैं, जैसे ये पैसिव वॉइस है, इसके बाद वर्ब का हमारे पास थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, फिर एक कंजंक्शन बाय, और उसके बाद जो डूअर है उसे हम लिख देते हैं यहां पर। ये तरीका है पैसिव बनाने का, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ने पर हमें क्लियर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसके आगे की कहानी आपको बता देता हूं। चलिए, मैं ये कह रहा हूं इसे क्लीन करते हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे स्ट्रक्चर में कभी भी शुरू की पूरे पोजीशन को सेम का सेम उतार देना है। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। और आखिरी में देखो डूअर कौन है, माई मदर, ये डूअर है, तो बाय माई मदर इसको आपको साइड पे ले आना है, ठीक है जी। आई रिमेंबर टेकिंग। अब सोचकर देखिए क्या क्या बच गया आपके पास, सिर्फ टू द डॉक्टर ये बच गया है। आप टू द डॉक्टर यहां लगाकर देखो, जमेगा ही नहीं, सेंटेंस ही गलत लगेगा आपको। आप यहां लगा दो टू द डॉक्टर, और इस तरफ जो बच गया मैंने कहा था बीइंग, क्योंकि आईएनजी वाले वर्ब के जस्ट पहले ही बीइंग लगता है, ये तय है। मतलब ये स्ट्रक्चर आपको यही बताने की कोशिश करता है कि आप कैसे फॉलो करेंगे बिना टेंस के, बिना टेंस की जानकारी के अगर किसी वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं अपन ऐसे, ठीक है जी। चलिए, इसी तरह का एक और सवाल हम लेंगे। चलिए, तो सवाल कहता है, सेम सिमिलर क्वेश्चन एक हमने उठाया और कहते हैं कि भाई आई फाउंड हिज फ्रेंड लाफिंग एट हिम। एक बार फिर से देख लेते हैं, जेरंड वाले केस में ये स्ट्रक्चर सेम का सेम उतर जाना चाहिए। तो आई फाउंड, जो डूअर है उसे क्या करते हैं हम, लास्ट में बाय लगाकर लिख देना है। डूअर कौन है भाई यहां पर, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब स्ट्रक्चर ये कहता है कि लाफिंग आप लगा लो और उसके पहले बीइंग लगा लो। हमने कर लिया ये काम भैया, वर्ब प्लस आईएनजी उसके जस्ट पहले बीइंग लगाना है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अब बच गया क्या क्या भाई, देख लें जरा। ये हिम बचा हुआ है, अपन लिख लेते हैं आई फाउंड हिम। ये ऑब्जेक्ट यहां पर लगाएंगे तभी क्लियर होगा। आई फाउंड हिम बीइंग लॉफ्ट एट। ये लॉफ और एट एक साथ है, इस बात को याद रखें, प्रपोजिशनल कंडीशन है, इनको एक साथ उठाकर यहां पुट कर देना है, ठीक है। जैसे लुक आफ्टर, तो ये एक साथ आएगा, इसका मतलब ही होता है देखभाल करना, ऐसा ही ये केस है, लुक आफ्टर। वैसे ही लॉफिंग एट, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में आई आपके कि सर आपने कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल पकड़ में आई बात। तो यहां लॉफिंग की जगह मुझे लॉफ्ट लिखना था क्या, तब जाकर ये पैसिव बनता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको पहला ऑप्शन यही दिखाई देगा जिसमें लॉफिंग रहेगा। आप सोचकर ये भी देखना कि आईएनजी दो बार नहीं होते किसी एक स्ट्रक्चर में। एकदम क्लियर है क्या, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल आपके सामने लिखा है, देखें जरा क्या है, शी लेट मी गो। एक बात ध्यान दें, वैसे ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि इंग्लिश में वॉइस बनाते समय ट्रांसलेशन का कोई यूज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे देखेंगे ना तो ये आपको पास्ट टेंस का इंडिकेशन है। शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, इस तरह का सवाल है। तो जब कभी भी ऐसे सवाल लेट मी
के साथ कोई वर्ब हो, लेट मी गो, यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको पास्ट टेंस की खुशबू आ रही होगी। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है, तो आई, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिखाई दे रहा है और ये पैसिव वॉइस बनाना है, हमें यहाँ पर वॉज लगाना आवश्यक हो गया है क्योंकि हमें पास्ट टेंस दिखाना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आई वॉज लेट गो बाय हर, आई वॉज लेट गो बाय हर, ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा। ये कुछ पिक्यूलियर बिहेवियर के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान देंगे आराम से क्लियर हो जाएगा। चलें अगला सवाल हमारे पास इसी तरह का एक और है, जरा देखें तो क्या कहता है। सवाल नंबर है 5, कहता है टर्न प्रीति, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया क्या, मतलब स्ट्रक्चर सेम हो गया इसका। आइए समझते हैं भाई। दो फिर से यहां पर आप टर्न आउट को एक साथ लेकर देखें। टर्न आउट ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, तो अपन हाँ ऐसा कर लें कि लेट प्रीति बी टर्न्ड आउट। मेरे ख्याल में ये स्ट्रक्चर जैसा हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा था एग्जैक्टली वही किया है हमने। अरे ठीक है जी, ड्रैग करने वाला। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यूज का जो फॉर्मेट है वो शुरू होने वाला है, तो उसे देख लें एक बार। अब एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हम पूरा स्ट्रक्चर मूव कराएंगे। ये पहला सवाल एमसीक्यू के रूप में आपके सामने ये रहा। देखिए क्या कहता है कि उस स्ट्रक्चर को बस दिमाग में रखना कि वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में हो, पैसिव में इज एम आर यूज होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करें अगर एक्टिव में, तो पैसिव में क्या होगा, वाज या वर होगा। इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे जो मैंने शुरू में बताया, ये पूरे सवाल बन जाएंगे। जरा देखिए कहते हैं केशव विल लाइक दिस शर्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है आपके पास केशव, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके पास शर्ट, दिस शर्ट। आपको ये पता है कि दिस शर्ट को पहले ले आना है, केशव को बाद में ले जाना है, ये सब स्ट्रक्चर आपको पता है। बस इतना दिमाग में रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस की पहचान है। कहां कहां पे है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आइडेंटिफाई कर लो। ये तो वैसे ही हट गया, देखो ना, ये इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिखाई दे रहा है, ये हट गया। अब दिमाग में आई बात कि सर ये मॉडल लिखा हुआ है, तो जब कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हो रहे हो, मतलब विल, शैल, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, ऐसा कुछ भी यूज हो रहा हो तो आपको यूज करना है उसके बाद उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी यूज करना है। क्या यूज करना है जी, बी। इतना बात दिमाग में आ गया। तो देख लो विल के साथ बी कहां पर लगा हुआ है, एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है। ये चेक करते ही समझ में आ गया कि आंसर यही होगा। लेकिन इसको अगर पोस्टमार्टम करना है इस पूरे क्वेश्चन का, तो जरा देख लें। सब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा था उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर गए, उसके पहले बाय लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। ये एकदम स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था एग्जैक्टली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एलिमिनेशन एक मेथड है जिसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर टिक कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। चलिए इसके बाद हम सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या लिखता है, कौस्तव हैड ईटन अ स्नेक इन चाइना। अब यहां पर हैड लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में देखना है। जब कभी मैंने कहा था आपसे कि जब कभी भी ऐसा हो जाए ईटन, अच्छा ये ईटन कैसा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, आप चेक करो। बिल्कुल थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सर थर्ड फॉर्म ही इसके साथ आ रहा है। ईट, एट, ईटन होता है। हाँ जी करेक्ट है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में हो तो पैसिव में क्या लिखा जाता है, बीन लिखा जाता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज के सारे सवाल में मैं बिना टेंस का उपयोग किए ये सब बता रहा हूं आपको, वैसा ही आपको चलना है। अब यहाँ पर हैड के साथ बीन कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, अगर दिख रहा है तो वो एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओनली। नहीं समझ पाए क्या? अच्छा ना, मेरे दिमाग में एक सवाल यहाँ पर उभर गया, मैं बता दूं क्या, देखो तो सही। शी कट एन एप्पल, शी कट एन एप्पल। पॉज करो और बताओ ये कौन सा टेंस है। मेरे ख्याल से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अब मुझे बताना है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है।
तो आप कहेंगे सर कट तो तीनों फॉर्म में सेम होता है, कट 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 होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप ध्यान से देख लो। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखी जा सकती इंग्लिश में, ग्रामर कहता है। केवल सेकंड फॉर्म है वर्ब का जो बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखी जा सकती है। और अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता ही तो शी के साथ एस लगता है, इसमें नहीं है। तो टेंस इस तरीके से पहचानना भी आवश्यक है। अरे हाँ जी, चलिए, तो अगर इसका मुझे बनाना होता पैसिव तो मैं क्या बनाता, शी कट एन एप्पल, क्या हो जाता है इसका? भाई ये सेकंड फॉर्म है, मतलब वाज या वर लगना चाहिए, तो एन एप्पल वाज कट बाय। मैंने बार बार कहा था शी अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उसका होगा हर, लिख दिया हमने, एन एप्पल वाज कट बाय हर, राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी सवाल के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है हमसे, अब बस जो स्ट्रक्चर अभी तक मैंने आपको बताया धीरे से उसे अप्लाई करते जाइए, आंसर मिलेगा। आई रोट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर। मेरे दिमाग में तुरंत आई बात कि सर इस क्वेश्चन को देखकर ये बात दिमाग में क्लिक करती है कि सर रोट लिखा है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब कभी भी सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव में वाज या वर होना चाहिए। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ। आई रोट एन आर्टिकल, मेरे दिमाग में आया सर वापस देख लेते हैं, एन आर्टिकल लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है ना एन आर्टिकल, ये तो सिंगुलर है मतलब वाज लगना चाहिए, सीधी बात हो गई। तो एन आर्टिकल वाज रिटन बाय मी फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है सर। क्यों? हैव लग नहीं सकता, मैंने पहले ही कहा था आपसे, अननेसेसरी कोई भी आर्टिकल कोई भी हेल्पिंग वर्ब को अपन नहीं रख सकते। ये इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो रोट का रोट ही है, जबकि हमने कहा है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये एलिमिनेट हुआ। शुरू में देखो तो क्या लिखा है, आई हैड रिटन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, गलत है। इसका मतलब एक ही आंसर सही हो रहा है और वह आंसर नंबर बी, एकदम क्लियर है। आप एलिमिनेशन करते जाइए, मैं इस पूरे एक मेथड से सारे सवाल बना लेंगे हम भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर के और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। तो शी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। मैं फिर से कह रहा हूं, जब कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई देने लगे तो आप ये समझ लेना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको बी लगाना है। विल बी कहां कहां दिख रहा है सर? केवल इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी सब जगह दिख रहा है, तो फिर कंफ्यूजन आया, यहां से बात सॉल्व नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। सर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए, कहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है भाई? तो इससे एक चीज तो एलिमिनेट हो गई कि ये खत्म हो गया, तो दो ऑप्शन हमने इस प्रोसेस से निकाल लिए। अब आपको देखना है कि विल बी संग और विल बी संग यहां दिखाई दे रहा है। आप सोचकर देखो, हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं ना पैसिव में। अरे हाँ जी, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ सॉन्ग मुझे दिखाई दिया, केवल ये केवल ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अ सॉन्ग विल बी संग फॉर अस बाय हर, बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे एलिमिनेट करते जाइए ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ये फॉर अस को बाद में लिखना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज, गलत है क्या? नहीं, सही है। ये कैसे है? एक्स्ट्रा वर्ब है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स इस तरफ भी लिख सकते हैं आप, पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए सवाल नंबर 5 पर आते हैं। आइए तो देखें जरा। मुंबई इंडियंस में लॉस द क्रिकेट मैच, ये जरा देखें क्या कहता है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। द क्रिकेट मैच सबसे सामने ले आना है आपको, द क्रिकेट मैच। ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि द मुंबई से शुरू हो रहा है। अब आपको देखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह है कि नहीं है, ये भी देखना है आपको। में अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब इसके साथ बी लगना चाहिए। हाँ, बी लगना चाहिए, मे को माइट मत कर देना। और माइट वाला सारा सवाल गलत। ये देखो माइट माइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों गलत हो गए। यहाँ मे हैव लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो मे भी करेक्ट है, ऑप्शन तो ऐसे चेक हो रहा है। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। आइए। Who lost my bag, ये जरा सा आपको परेशान कर सकता है। Who lost my bag, ये क्योंकि देखो क्वेश्चन वाले सवाल जो भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे इंग्लिश कहती है कि क्वेश्चन दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से और एक WH से शुरू होगा। ये सवाल है WH वाला।
आगे हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से भी कैसे बनते हैं, इस सेशन में या अगले सेशन में कभी भी देख लेंगे। हु लॉस्ट माई बैग, अब ये जब कभी भी हु से WH से हु से स्टार्ट हो रहा हो तो हम इसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बाय होम वर्ब, बाय होम से शुरू करेंगे। बाय होम यहां पर दो दिखाई दे रहे हैं, दो तो एलिमिनेट हो गए वैसे। अब बचाइए, तो भाई लॉस्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आया हुआ है। अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट के साथ वाज या वर यूज करना चाहिए, और इस हिसाब से क्योंकि बैग लिखा है सिंगुलर तो वाज यूज होगा। अरे एकदम क्लियर कट आइडिया है क्या? तो यहाँ हेड है, यहाँ वाज है, कौन सा आंसर सही है? क्लियर कट आइडिया है भाई। और एक बात दिमाग में और बैठा है, हो सकता है इनमें से ये ऑप्शन ना हो, एक और स्ट्रक्चर इसका होता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। इस स्ट्रक्चर का आंसर ये भी दे सकता था, हु से ही स्टार्ट करेगा, देखो सब कुछ सेम रहेगा। हु वॉज माई बैग लॉस्ट बाय, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपके पास आ जाए, हु वॉज माई बैग लॉस्ट बाय, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये भी आंसर में दे सकता है, ये भी आंसर में दे सकता है, दोनों करेक्ट है। तो हु से अगर बनाना हुआ, उसे आंसर में ऑप्शन में देना हुआ तो ये स्ट्रक्चर देगा। इस स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ध्यान दो, बाय हुम जब लगाओगे तो लास्ट में बाय नहीं लगा है, जब हु लगाओगे बाय हुम को तोड़ लिया इसने, हु और बाय, बस दो ही। अगर होम लिखा है तो बाय उसके साथ लिखेगा, हु अगर रखा है तो बाय को लास्ट में लिखेगा, ये पहचान है, बस बाकी सेम है अंदर का स्ट्रक्चर। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं यहां पर। मिस्टर सलीम इज नोन टू मी, मिस्टर सलीम इज नोन टू मी। अब मेरे दिमाग में ना फिर से एक बात आई, क्या सर ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है ये एक्टिव है कि पैसिव? एक मिनट के लिए पॉज करिए और सोचिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये पैसिव का सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है? आप कहेंगे सर कई पहचान है इसकी, क्या पहचान है? एक तो सर मुझे समझ में आया कि ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके साथ आया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट का काम करता होगा ये। अच्छा, इसमें कुछ डूअर है क्या? ये मिस्टर सलीम डूअर है क्या? नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव का, तो सब्जेक्ट ये रहा होगा, स्वाभाविक है। अरे हाँ जी, क्लियर हो गया ना बात। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? सब्जेक्ट केवल डूअर बन सकता है। और एक बात बता दूं आपको, सब्जेक्ट बनाने के लिए केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, और नाउन या प्रोनाउन ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। और नाउन और प्रोनाउन की पहचान क्या है? ये व्हाट, हु और whom का आंसर देते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन है वो ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन सकते हैं, जो व्हाट, हु और whom का आंसर देते हैं वो ही नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। दिमाग में बैठा लो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस है, मतलब इसका एक्टिव पूछ रहा है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह लेके जाए तो क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, आई बनेगा। सर एक बात देखने की वाली बात है, यहाँ इज यूज हुआ है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर आई एम नोन टू मिस्टर सलीम सही होगा क्या? आई एम नोन टू मिस्टर सलीम सही होगा क्या? जरा ध्यान से देखें तो सर मुझे लगता है यहाँ नोन लिखा हुआ है, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि इज लगा है पैसिव में, एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। मेरे दिमाग में आया सर आई के साथ नो यहां पर दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इतनी इस एक स्ट्रक्चर में इतना कुछ शामिल था जो आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वापस रिवाइज करके जरूर देखें इस वीडियो को। आज की क्लास से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए सवाल नंबर 8 कहता है द डॉग वॉज मेड फन ऑफ द बॉयज। ये बाय नहीं होना चाहिए यहां पर, इसे हम कट कर देते हैं, बाय मिस्टेक हुआ है। द डॉग वॉज मेड फन ऑफ द बॉयज, क्या लिखेंगे भाई इसका? अब देखो मैं फिर से कहूंगा, ये मेड जो है कैसा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है।
और was के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब ऑलरेडी ये पैसिव डिसाइडेड है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की तरह यहां काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। अरे हाँ जी, देख लें, एक बार देख लें इसको कि द बॉयज है, यहां पर was या वर लगा है, इसका मतलब है कि यहां पैसिव बनाते समय वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। अगर पैसिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो पैसिव में was या वर लगता है। इसका उल्टा बोले, अगर पैसिव में was या वर है तो एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेकंड फॉर्म कहाँ है आप देखें जरा, उससे आइडेंटिफाई आप कर लेंगे। लेकिन सर फिर भी तो समस्या वहीं की वही है, क्योंकि मेक, मेड, मेट वही रहता है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आपके दिमाग में आएगा सर सेकंड फॉर्म के साथ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। एक ही ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरे ख्याल से इतनी बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और लेते हैं अब इसके आगे का। सवाल नंबर 9 कहता है दिस मैगजीन इज बीइंग रेड बाय मी। दिस मैगजीन इज बीइंग रेड बाय मी। सर यहां बीइंग ऑलरेडी दिख रहा है आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसका मतलब ये तो पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है ना। अगर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो क्या ढूंढने के लिए कह रहा होगा सर आपसे? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ढूंढ रहा है। तो सर बीइंग कब लगता है? याद करो मैंने शुरू में कहा, जब वर्ब एक्टिव में वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब का, तो एक्टिव में आपको आईएनजी फॉर्म देखना है कहां पर लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए, केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आई रीडिंग, आप सोचकर देखो ना, आई रीडिंग कोई सेंटेंस हो सकता है क्या ना? नया, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है जी। सवाल नंबर 10वां आपके सामने है, शी इज रेयरली सीन इन द विलेज। एक बात यहां नोटिस करने वाली है कि इज के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। तो अगर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है सर, तो यहां पर एक नई बात सामने आएगी कि इज कब पैसिव में यूज होता है? जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। जब एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा हो, उस समय हम पैसिव वॉइस में इज, एम, आर यूज करते हैं। ये बहुत क्लियर बात है। अब मेरी समझ में एक चीज आई कि भाई यही मुझे सबसे पहले दिख गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, और एक जगह पर दिखा क्या, ये दिख गया। लेकिन मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया है कि डू हेल्पिंग वर्ब के साथ आप एक्टिव या पैसिव बनाइए। ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके सिलेबस से बाहर है। अब दूसरी चीज, सबसे पहले ये तो आंसर हो गया, आपकी समझ में आ गया कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, तो आंसर सिर्फ बी हो सकता है। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ वी हैव क्यों लिखा है भाई? इसका ट्रांसलेट करेंगे ना आप, इसको ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, तो इसका होता है कि उसे गांव में बहुत कम देखा जाता है, रेयरली देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो देखा जाता है, पाया जाता है, तो इसका मतलब होता है या तो वो देख रहे हैं या हम देख रहे हैं, तो या तो दे यूज करेंगे या वी यूज करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसने वी एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, इसलिए हम उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है जी, तो आपको वी कहां से आ गया इसका जवाब देना था, ये बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारे पास होगा 11वां। सवाल नंबर 11वें के साथ ये देखिए, तो आई वॉज obliged to help her। अब इस पे अगर बातचीत करें तो ध्यान से देखने वाली बात है, फिर से आएगी कि सर क्या ये पैसिव वॉइस है कि एक्टिव वॉइस है। इस बार आप चेक करके जान समझ गए होंगे कि was के साथ यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, सीधी सी बात है। तो मुझे देखना होगा कि इसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या है। अब ध्यान से देखें, इस पूरे सेंटेंस में हैज यूज कर रहा है, जबकि ऐसा हैज अगर एक्टिव वॉइस में है तो कभी भी हम वॉज पैसिव में यूज करते नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसल आउट हो गया। एम यूज हो रहा है, जबकि ये पास्ट टेंस में है। मैंने बार बार आपसे कहा है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते समय टेंस नहीं बदलता, इसलिए बिना टेंस पढ़े भी अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ब का नॉलेज है तो बना लेंगे आप।
यहां पर एम यूज है, ये भी कैंसल आउट हो गया। नन ऑफ दीज, ये वैसे ही कैंसल आउट है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि थर्ड फॉर्म सिर्फ यहां पे दिखाई दे रहा है मुझे, सेकंड फॉर्म मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। सेकंड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पैसिव में वाज यूज हुआ है, और जब कभी भी पैसिव में वाज और वर यूज हो रहा हो तो एक्टिव वॉइस में डेफिनेटली सेकंड फॉर्म यूज हो रहा होगा। आंसर है। ठीक है जी। अभी आपके सामने बात आई है, सर ये नया शब्द सर्कमस्टांसेस क्यों लिख दिया है इसने? तो यहाँ पे वही कहानी है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट अपीयर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑब्लाइज्ड कौन कर सकता है? हम और आप नहीं, सर्कमस्टेंसेस करते हैं, परिस्थितियां कर सकती हैं, इसलिए परिस्थितियों को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। सवाल नंबर 12वां कहता है ही हैज मिस्ड द ट्रेन। एक बार ध्यान से इस सवाल को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सवाल है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। सवाल उठता है कि सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएं तो क्या चेंजेस आएगा? तो जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर कोई प्रोनाउन ही आ रहा है सब्जेक्ट की जगह तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह हम ले जाएंगे तो अपने आप में हिम बन के उसका यूज होगा। तो यहाँ पे सब में हिम लिखा हुआ है। अब मैंने एक बात आपको और बता रखी थी कि जब कभी एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा हो तो हमें पैसिव वॉइस में बीन यूज करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना है, बीन यूज करना पड़ेगा। बीन कहां कहां पर है? तो सर बीन तो मुझे इसके अलावा बाकी सब में दिखाई दे रहा है, ए बी सी में। अब सवाल उठा कि इनमें से क्या यूज करें? तो देखिए सवाल कैसा है, परफेक्ट टेंस जैसा दिखाई दे रहा है ना, हैज का यूज हुआ है यहाँ पर, यहाँ फ्यूचर टेंस है। अरे हाँ जी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गया, जबकि टेंस चेंज तो होता ही नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ए और बी में जरा देखें तो फिर से बात वही उठी कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस सेम है, हैज, लेकिन यहां पर हैड हो गया, इसलिए ये गलत। मतलब हमने एलिमिनेशन मेथड से चेक किया तो हमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिला। चले भाई आगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है जरा समझते हैं। कहता है डू दे स्पीक फ्रेंच, डू दे स्पीक फ्रेंच। एक बात मैंने शुरू में आपसे कही थी कि क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं एक्टिव वॉइस में। एक होता है जब आप WH से शुरू करते हैं और एक होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डू दे स्पीक फ्रेंच। इसका ना एक सिंपल सा फंडा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आप ऐसे समझें कि डू जब कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब प्रश्नवाचक हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, उसका यही प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रहा हूं। डू दे स्पीक इंग्लिश, ये एक काम करें आप, इसके स्टेप नंबर फर्स्ट में आप इसे असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल लें, सकारात्मक बना लें इसको। तो इसको अगर बनाना होगा, यहां पे टेंस का यूज कर रहे हैं पर मैंने कहा था 90% आप बिना टेंस के यूज कर सकते हैं। यहां पे टेंस करें, देखें जरा, दे स्पीक फ्रेंच, तो आप लिख सकते हैं यहां पे दे स्पीक फ्रेंच, ये इसका असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसे आप पैसिव में बदल लीजिए। इसे पैसिव में बदलने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो यहां बाई देम लिख सकते हैं अपन। अरे हाँ जी, बाई देम, दे इस तरफ गया, बीच में क्या होना चाहिए, फ्रेंच इस तरफ आएगा, फ्रेंच। अरे हाँ कि नहीं? अब ध्यान से देखना है आपको कि ये जो वर्ब है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगता है, तो फ्रेंच कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब फ्रेंच इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें स्पोकन बाय देम, तो फ्रेंच इज स्पोकन बाय देम कहीं पे दिख रहा है क्या? यस, नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें तो क्वेश्चन मार्क का पैसिव चाहिए। तो इसे क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आइए, इज फ्रेंच स्पोकन बाय देम, तो ये दिख गया ना, बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, इज फ्रेंच स्पोकन बाय देम।
इज फ्रेंच स्पोकन बाय देम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली, है ना भाई। चलिए सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं। कहता है मतलब 14वां नंबर का ये सवाल है, कहता है वॉज ही रीडिंग अ बुक। इसका वही यूज करना है आपको, कंसेप्ट वही है कि आप अगर आपसे ऐसा नहीं बन रहा है तो आप एक काम करिए कि इसको अफर्मेटिव सेंटेंस से बदल लीजिए। तो आप लिखेंगे ही वॉज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। अब ये कैसा स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर 2 में आप इसका पैसिव निकाल लीजिए। इसका पैसिव आराम से बन जाएगा ना, आईएनजी फॉर्म है, बीइंग लगा के बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। अ बुक वॉज बीइंग रेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म रीड का यही होता है, बाय हिम। लेकिन इसका पैसिव थोड़ी चाहिए था आपको, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए वॉज को सामने ले जाना पड़ेगा। तो वॉज अ बुक कहीं पे दिख रहा है क्या? वॉज अ बुक, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये प्रोसीजर अगर आपके समझ में आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जरा देखिए। कंपोज दिस लेटर। ये वही वाला है जो शुरू में हमने देखा। ये क्या कह रहा है? दो पार्ट हैं इसके, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस जब भी दो पार्ट में ऐसा बना हो तो आपको क्या करना है? सेकेंड पार्ट को खींच के इधर ले जाना है, फर्स्ट पार्ट को इधर ले जाना है। तो मैं दिस लेटर को इस तरफ ले आया, दिस लेटर, अरे हाँ जी, और इसे ड्रैग करके खींच कर इधर ले गए तो यहां पे लिख देंगे कंपोज्ड। थर्ड फॉर्म में लिखना है, ये कंपोज है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब ये हो गया तो शुरू में लेट लगा दो, बीच में बी लगा दो, ये आंसर तैयार हो गया। क्या ऐसा कोई आंसर है? जी है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। आप समझ रहे हैं बात को, प्रोसीजर को? कैसे समझिए आप, इस मेथोडोलॉजी से चलेंगे तो कोई सवाल गलत नहीं करेंगे आप। देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन कहता है आपसे, वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। आप इसको आराम से चेक कर सकते हो। देखो फ्रॉम जहां भी लास्ट में फ्रॉम से खत्म होता है ना क्वेश्चन, तो उसको शुरू में लिखकर हम खत्म कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना फ्रॉम वाले, उसमें मैंने यही देखा है कि ये सब होता है। ठीक है जी। आगे अगले सवाल पर अगर हम चलें तो 17वें नंबर का एक सवाल है, हु रोट दिस स्पीच। आप ये उसी सवाल पर पहुंच गए हैं फिर से, हु रोट दिस स्पीच। तो इसका क्या मीनिंग है जरा समझे। यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर ये जो फॉर्मेट है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और हु से स्टार्ट है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि बाय होम वाला स्ट्रक्चर जरूरी फॉलो कर सकता है, तो किया है इसने बाय होम वाला। तो अगर यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज होना चाहिए था। अरे हाँ जी, ये हुआ है यूज। तो बाय होम वाज दिस स्पीच रिटन, ठीक बात है। ये तरीका हो गया इसको अपनाने का भाई, बनाने का। इसे वैनिश करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18वें नंबर का सवाल आपसे क्या कहता है जरा देखें। वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर। अब इस बारे में थोड़ा सा देखने वाली बात है कि क्या लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे ना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सवाल को आपको बना लेना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सवालों को आपको बना लेना है। तो ये शुड से सवाल बन रहा है, देखिए तो सही क्या है, शुड। अब यहां आप शुड बी लगाएंगे ऑब्वियसली, यस और नो, यस। तो यहां पर शुड बी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? केवल ये क्लॉज है जो पकड़ा गया, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी सब गलत है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर याद रखेंगे ना तो ये सब बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है जी। चलिए इस सवाल के साथ और दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं कुछ। आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी, आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी। अब यहां पे फिर वही सवाल आ जाएगा। इसे मैं कोशिश करूंगा कि आप खुद से बनाएं अपने दिमाग से, तब जाकर ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी आपके। कोशिश करें पॉज करके फिर आंसर मैच करें, आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। यहां पे कह रहा है कि आई डिड नॉट प्रेज एनीबडी। अरे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां एनीबडी को अगर हम शुरू में ले जाएंगे तो ये नोबडी की तरह ट्रीट करेगा। इसमें चारों में नोबडी है जी, ये देखिए
अरे आ गया। अब आप देखिए ना, प्रेज इसके साथ डिड लगा हुआ है। आप ध्यान से देखना इसमें कि जब कभी भी ऐसा हो तो डिड वाले क्वेश्चन में जनरली इसके आंसर अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज लगता है क्या, मतलब सॉरी, डिड वाले सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है क्या। मान लो डिड हटाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसे सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये कहानी वहीं पे आ गई कि वाज लगाएंगे हम, यस और नो। तो नोबडी वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, ये आंसर करेक्ट है। यहां ना तो आर लगेगा, ना वेयर लगेगा, ना हैव लगेगा, ये तीनों आंसर गलत है। इस तरीके से 19 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 20वां क्वेश्चन पे आ जाएंगे अगर आप, ही हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। देखिए तो क्या कहता है यहां पर। आप सब क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है। अब भाई असर्टिव मतलब अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव ही उसका पैसिव या एक्टिव बनेगा। एक्टिव अगर पॉजिटिव है तो पैसिव भी एक्टिव बनेगा। यहाँ पे एक ही सेंटेंस दिख रहा है मुझे, हिज लेग वाज हर्ट इन एन एक्सीडेंट। अरे हाँ कि नहीं, यस, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। आगे आते हैं। मैं आपको एक चीज और समझा दूं यहां पर कि भाई कभी कभी ना ऐसे सवाल बन जाते हैं जिसे आपको अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उस सवाल पर आता हूं। जैसे आपको कभी कभी ऐसा दे देता है, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय। अब ध्यान से देखें, इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ये अलग एक क्वेश्चन है, मैंने ले लिया आपको बताने के लिए ताकि कुछ छूटे मत। देखिए देयर इज के साथ अगर कोई नाउन, उसके बाद ये इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कहलाता है क्या, इन्फिनिटिव। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, देयर फिर इज फिर नाउन और फिर इन्फिनिटिव, तब क्या करेंगे, तो ऐसे सेंटेंस में ना यहां तक पूरा उतार देना है नाउन तक का, सेम टू सेम। देयर इज नो मनी, नो मनी, और ये टू बाय जो लिखा है, ये टू बाय चेंज हो जाता है टू बी बॉट, टू बी बॉट। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें चेंज हो जाएगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। अगर ये एक्टिव वॉइस था, आसानी से आपने पैसिव बना लिया, ये तरीका है इसका। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से आज के हमने 2021 क्वेश्चंस जो किए, उससे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आज के लिए थिंक IAS की टीम की तरफ से इतना ही। नमस्कार।